मेरी शादी मेरी बहन के 38 साल के जेठ से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं 17 साल की थी। मेरे ब्रिज बहुत छोटे छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब होने लगा और इसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो वो गुस्से से भींचे हुआ कहने लगा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम्हारे पास औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर इस डॉक्टर ने मेरे सीने को, मेरा नाम मलाइका है, वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नए नक्श भी बड़े ठीके थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा वक्त ज्यादातर लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरने लगा और मैं 17 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। अपने आप को देखो, नंगे पाँव खेल खेल कर तुम्हारे पाँव कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट सुनने के बाद मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मिन्नतें की कि बस आखिरी बार खेलने दी, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस अब मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले अली की छत पर जाकर इसके पास माँ की शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो वो मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं मलाइका, अब तुम बड़ी भी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। अली तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं इसी से इसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हद पार करने की कोशिश नहीं की थी और इसकी वजह शायद अली था, जो कि हर जगह मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा परदेश में रहते थे, साल बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ये फिल्म मुकम्मल की तो मेरी बहन की सास ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया। मैं 17 साल की थी जब मुल्तान से मेरी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी और वो तो आप ही का जेठ है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने पास ही रख लो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। माँ कहने लगी, तुम्हारी जो हरकतें हैं मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और ये कप चाय बनाने नहीं आता, और वैसे भी वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तेरे सारे ऐब छुपा लेगी। और तुम तो जानती भी हो तुम्हारी बहन की सास कितनी अच्छी है, तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी। और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, पर माँ अमजद जी तो कितने बड़े लगते हैं मुझसे, मैं नहीं करूंगी इनसे शादी वादी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा वो ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो दिखने में बड़ा लगता है। मैंने माँ की बात मान ली। मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी बहनों भी और इनके भाई अमजद दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी, लेकिन मेरी आपी की जेठानी मार्केट गई हुई थी, वहीं इसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। इनका सर फट चुका था, इसकी मौत वहीं पर हो चुकी थी। मैं खुशी तो नहीं थी, लेकिन आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ अमजद जी के रिश्ते के लिए आंटी से इनकार न कर पाई। खैर मेरा शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 3 दिन पहले तक भी मैं छुप छुप कर बाहर निकल जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती घर में बंद कर देती और कहती, इस लड़की को चैन नहीं आ रहा। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले इधर उधर भागती फिरे तो इसके ऊपर रंगरूप नहीं चढ़ता। और ये 3 दिन मैंने बड़ी ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कश्ती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी ताकि वो कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। खैर मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी है। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के वक्त मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर भी शुरू हो गया था। बहनों भी और आपे हम लोग से अलग बैठे थे। मैं और अमजद जी एक साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा शौहर अमजद मुझे बार बार बड़े कौर से देख रहा था। बहन के घर में ज्यादा आना जाना नहीं करती थी।
मेरा अपनी बहनों के यहाँ जाना ना जाने के बराबर था, लेकिन मेरी बहन के सास जो कि मेरी माँ की सहेली भी थी, इसीलिए बीच बीच में वो हम सबसे मिलने आ जाया करती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस जाती थी। मुझे ज्यादा मतलब नहीं था, ना बहनों से ना ही मेरी माँ की सहेली से, इसलिए मुझे आंटी के रवैये के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही अपने शौहर अमजद जी के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से वो मुझे देख रहे थे और जो उलझन मुझे इसकी नजरों से महसूस हो रही थी, ऐसी कभी मुझे इन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन से खेलती चली आ रही थी। वो मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफर कर रही थी और फिर वो भी इस भारी दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक शलवार कमीज भी नहीं ढंग से पहना था, जीन्स शर्ट पहनती थी या फिर टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में मुझे सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16 से 17 घंटे का ये सफर अपने इस भारी लहंगे के साथ गुजारा था। रात को सोने से पहले जेवरात जरूर उतार दिए थे। मुल्तान पहुंचने के बाद मेरी सास मेरी बहन को कहने लगी, इसका सारा हुलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो और इसे कमरे में बिठा दो। मेरी आपी मेरा लहंगा घूंघट सही करके मुझे पलंग पर बिठाकर चली गई। मैं बहुत घबरा रही थी। आपी कहने लगी, मलाइका घबराओ मत, मैं जा रही हूँ आराम करने। मैंने कहा ठीक है चली जाओ। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसीलिए अपने शौहर के कमरे में आने का इंतजार भी मैंने नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। अचानक से आधी रात को वक्त मेरी आंख खुली थी। देखा अमजद सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी से हुई थी। मुझे इसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे नाश्ता करा के ही मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कोई जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के नीचे पांव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पैर इससे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज सुनकर अमजद की आंख जरूर खुल गई थी। अमजद मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक इनका मेरे घर आना जाना था, लेकिन मुझे कभी इनसे कोई मतलब न था। अब अमजद मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसे सो चुकी थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि आई एम सॉरी, शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। वो कहने लगा, हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। इसने गहरा सांस लेते हुए मुझे अजीब नजरों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था, क्योंकि गहरी नींद में जब माँ था मुझे उठाती थी तो मैं इन्हें भी ऐसे ही कहती थी। इस वक्त मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे अमजद से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है कि तभी इसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक मेरा आना जाना तुम्हारे घर पर था, मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझसे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। ये कह करके इसने साइड टेबल के दराज से चैन निकाली और मुझे पहना दी। कुछ देर तक वो मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए अमजद जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। इसका मेरे चेहरे को छूना, धीमे लफ्जों में बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था। लेकिन अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? इसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की कीर करने की मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़े रूखे थे। हर वक्त लड़कियों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। वो बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर इसने
एक रेड कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इस भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर इन कपड़ों को देखा तो वो तो बहुत ही बारीक सी नटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वो पहन ली थी। इससे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमजद हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वो मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया, मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। इसकी नजरें मेरे पूरे जिस्म पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नजरों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में इसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया था। इसके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से के सफर कर रहे थे, लेकिन मेरे ब्रीज पर जाकर हाथ रुक गए। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। इसके चेहरे के रंग एकदम से बदल गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे हुआ क्या है। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस कमरे में नहीं आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं इसे क्या हुआ था। पूरी रात तक कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वो बाहर सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वो कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही इसके पास आई, वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद इसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे कतराने लगे थे। एक दिन मेरी आपी मेरे पास आई और कहने लगी, मलाइका, अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। मैंने कहा, अब जा रही हो क्या? आपी ने कहा, हाँ, तेरे बहनियों को कंपनी की तरफ से कॉल आई थी तो जाना ही होगा। मैंने बड़ी उदासी से इनको कहा, ठीक है। दरअसल मेरे बहनें भी दुबई में काम करते थे और आपी भी इन्हीं के साथ दुबई में ही रहती थी। छुट्टियों में यहाँ आया करती थी। खैर काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन अमजद का रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमजद, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं इसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और जिस्म की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती, इसीलिए वो ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। अब मैंने अपने जहेज के कपड़े निकाले और इन्हीं पहनना शुरू कर दिया और अपने सास के साथ मिलकर इसके पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। इसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीने में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद अमजद का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वो तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता था। मैं इनको मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, इनकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वो मेरा शौहर था। एक बीवी होने के नाते मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज से लापरवाह रहती थी, अब अमजद की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को अमजद की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा था, मुझसे अब भी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी और शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सास और अमजद के आपस में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात अमजद और मेरी सास के बीच हो रही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अमजद अपनी माँ से कह रहा था कि वो ये शादी करना चाहता है, और ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये लफ्ज अपनी जबान से निकाला। अमजद कहने लगा कि मैं मलाइका के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों? ऐसी कौन सी खराबी है? इस बच्ची ने तुम्हारी खातिर खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को इसने संभाल लिया। अपने पहनने और चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। ये तुम हो कि तुम इस पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो? वो कहने लगा, माँ
मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या कमी है। मैं क्या इसके साथ तो कोई भी मत जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं दूसरी शादी करूंगा। मलाइका कहे तो मैं इसे तलाक देने को भी तैयार हूँ और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नजरें चुराते हुए कमरे में चले गए। मैं भी इनके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमजद कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वो तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा खुद अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। अच्छे सूट पहनने से तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल इस्पाहट मर्दों की जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो इसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरतों की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन लफ्जों में अमजद ने मेरी की थी, जो कमी इसने मुझे बताई थी, इसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट इसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मैके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, अम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमजद तो दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं इसे समझाऊं कि तुम इसकी हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए इसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर इसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 7 महीने ससुराल रही थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं इनके दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज इनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। इन लड़कों में एक लड़का अली भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती इसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे अमजद की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में मसरूफ थे। ये अली था जो चुप था और लगातार मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है मलाइका, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे लफ्ज ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है, हम साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर अमजद ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो सालों को कैसे ठीक करता हूँ। इसने अपनी नाक चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुमसे बड़े हैं वो। कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, अली वो बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे क्या बताती। मेरी दोस्ती अली की बहन के साथ बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर इससे मामला का हल पूछती हूँ, शायद मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं अली के घर चली गई। अली इस वक्त अपने पापा के साथ इनकी दुकान पर जाया करता था। इनके अपने कपड़ों की कई दुकानें मार्केट में थी और वो अपने पापा के साथ मिलकर इन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त घर गई थी क्योंकि अगर अली घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडलाता रहता। मुझे देखकर अली की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने इसे यही कहा कि अमजद बहुत अच्छे इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में इससे झिझकते हुए वो सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस मसले का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरे इस मसले का हल भी हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही अली की बहन के साथ इस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। इसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फोन ले लिया और खुद अपने सास से बात करने लगी। इनसे अमजद के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं रोज इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमजद को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले लिए और अपनी मेडिसिन खा ली। इसे खाने के बाद मुझे अजीब से बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द उठने लगा था। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरे मसले का हल यही हो, ये सोचकर मैं वो दवा खाने लगी और इसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लगे थे। मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन इसकी खातिर मैं ये सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमजद की कॉल आ रही थी। जब मैं कराची आई थी, अमजद की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन फोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वो मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए इसने फोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि इसे सारे जहान की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नजर आती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक दे दूंगा। मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर इसने फोन बंद कर दिया और मैं ये सुनकर रोने लगी थी। बार बार अमजद कह रही थी कि मेरे साथ ये मत करो। जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे अली खड़ा था। इसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा, तुम्हारे शौहर का फोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वो इस वक्त काफी सीरियस अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में डरनाते चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना इजाजत के आने वाले? जो निकलो यहाँ से। मैं इसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बड़ी करी करी बातें सुना दी थी। मेरा गुस्सा देकर वो मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने इसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमजद की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाले और एक साथ खा ली, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मसले का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वो दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने अपने घर के ही थे, इसलिए मेरी माँ ने अली को ही बुलाया था और इसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, ये दवा बहुत तेज है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। ये मेडिसिन आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। फिर वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए इसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये सब खुदा के हाथ में होता है कि वो इंसान को कैसा जिस्म देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है, लेकिन जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता वो इनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद भरने लगता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका शौहर दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वही मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाली सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही अली ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, अपने आप को अमजद की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ लें, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि इसे मुझसे घिन आती है। मेरी संगत से इसका जी खराब होने लगता है। ये बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि अमजद के दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक न दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं ये सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की।
वो खुद परेशान थी, कह रही थी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मलाइका की जिंदगी खराब हुई है। अमजद की पहली बीवी के मरने के बाद अमजद ने कोटे पर जाना शुरू कर दिया था और मेरा बेटा एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। इसके साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था। मैंने इसे अपनी कसम देकर मलाइका से शादी करवा दी, लेकिन इसे इस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नजर नहीं आई तो इसने मलाइका में ऐब निकालना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे अमजद से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था, लेकिन मज़ात से मेरा यकीन उड़ गया था। अभी तलाक हुए 4 ही महीने हुए थे कि अली की माँ अली का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि अली ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं सहन में बैठी थी जब एक बाल सहन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा ली। दरवाजा खोलकर अपनी बॉल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बाल लेने के लिए दरवाजा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बाल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था। बाल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अली खड़ा था। मेरा हाथ इसी ने पकड़ कर रखा था और शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा अली मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। वो दरवाजे को ढकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा बुराई क्या है मुझ में, इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा क्यों? बहुत मोहब्बत है इस इंसान से तुम्हें जो इसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, समझे मर्दों से ही नफरत हो गई है। अब अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वो कहने लगा इस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमजद से प्यार है तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमजद से प्यार है। इसी के गम में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा मुझे नहीं है इससे मोहब्बत, क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो वो कहने लगा ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी हफ्ते में तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें इससे नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो चला गया था। मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से बेबस होने लगे थे। मैंने इसकी बात पर फिर कोई एतराज नहीं किया था। जब चुपचाप मैंने अली से शादी कर ली थी, लेकिन जब अली कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वो भी मेरी इन्हीं लफ्जों से इंसल्ट ना करे जैसे अमजद ने की थी। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता, बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम्हें बताऊं जिसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि इसे ये सब कैसे पता। हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वो भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे पहुंच घटिया से मलाइका को तलाक दिलवा दे। मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वो सब कुछ जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे अली बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी अमजद से हुई थी मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहां होने ही नहीं देता। बात करते करते अली मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब इसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई नहीं था। सुकून से मैं अली के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।